सरकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में विधानमंडल को समझा, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, इनका गठन किस प्रकार होता है। इसके अलावा विधान परिषद के पास क्या क्या शक्तियाँ वो हमने सब समझा। हमने ये भी देखा विधान परिषद का वैसे व्यवहारिक रूप में बात करें, व्यवहारिक रूप का मतलब वास्तविक रूप में बात करें तो ज़्यादा महत्व है नहीं। तो आज अपन देखेंगे विधानसभा, या इसी विधानसभा को अपन सीधा कह सकते हैं विधानमंडल, क्योंकि जो विधानमंडल का जो अपन कह सकते हैं प्रमुख सदन है या मुख्य जो सदन है वो कौन सा है, विधानसभा है। जो सारी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, विधानसभा में। तो अगर आप विधानमंडल क्वेश्चन में पूछे तो भी आप सारी शक्तियां ये लिख सकते हो, आपसे विधानसभा पूछे तो भी ये लिख सकते हो, और इसके अलावा विधान परिषद की पूछे तो वो मैंने आपको करवा दी। ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ होती नहीं है, चर्चा कर चुके हैं अपन। साधारण विधेयक को मात्र केवल अधिकतम 4 महीने तक रोक सकते हैं, पढ़ा था हमने पहली बार में। कितने माह तक, 3 माह तक, फिर उसके बाद में 1 माह तक। धन विधेयकों के संबंध में कोई भी शक्ति विधान परिषद के पास नहीं है, मात्र केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और सुझाव दे सकती है। इसके अलावा और कुछ संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो आज अपन देखेंगे राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और उसके कार्य। तो सबसे पहले राज्य की व्यवस्थापिका है। ये राज्य की क्या है, व्यवस्थापिका है। केंद्र में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम क्या, कानून का निर्माण करना। तो ये सारा काम विधानसभा या विधानमंडल है क्या, विधानमंडल सीधी सी बात है, कानूनों का क्या है, निर्माण करता है। जिस प्रकार संसद करती थी कानूनों का निर्माण, उसी प्रकार ये भी करता है। इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे, व्यवस्थापिका है। कार्यपालिका की चर्चा आगे करेंगे, न्यायपालिका की भी करेंगे। फर्क इतना ही है, वह अपन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में पढ़ रहे थे, यहाँ अपन राज्य में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था सारा चैप्टर लगभग सेम ही है, बस आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पिछले चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। तो राज्य की व्यवस्थापिका संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। व्यापक क्या होती है, मतलब बड़े स्तर की शक्तियाँ प्रदान की गई है, वही होता है व्यापक। इसके अलावा देखें विधायी शक्तियाँ, देखो कौन कौन सी शक्तियाँ। सबसे पहले विधायी शक्ति क्या होती है, वही एक तरह से कानून निर्माण की शक्ति। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किन के ऊपर कानून बना सकता है, एक तो राज्य सूची के ऊपर और एक कौन सी सूची, समवर्ती सूची पर। हमने चर्चा की थी संसद में, केंद्र सरकार के ऊपर पढ़ा था ना हमने, संसद किन के ऊपर कानून बना सकती है। हमने देखा था संसद किसके ऊपर, संघ सूची के ऊपर, और समवर्ती सूची पर भी कानून बनाती है। अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाती है। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं वो भी हमने वहाँ पे देखे थे। तो अपने समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। लेकिन एक बात मैंने कही थी, समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। लेकिन यदि दोनों में अगर विरोधाभास हो जाए, मतलब इसमें कोई जैसे कोई भी इसमें जो समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उनके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी, बड़े भाई की, मतलब केंद्र की बात मानी जाएगी। तो हमने स्पष्ट रूप से क्या पढ़ रहे हैं, विधानमंडल की शक्तियाँ या विधानसभा की शक्तियाँ। सबसे पहले हमने देखा कि ये राज्य की व्यवस्थापिका होती है, इसके लिए इसको संविधान में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई, या व्यापक मतलब बड़े स्तर पर। इसके अलावा पहली अपर शक्ति पढ़ रहे हैं विधायी शक्ति। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार है, तथा समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, बता चुके हैं ना। और विरोधाभास होने की स्थिति में केंद्र की बात मानी जाती है, यह संसद की आप कह सकते हो। साधारण विधेयक किसी भी सदन में, पता ही है आपको, धन विधेयक हमेशा राज्य में कहाँ लाया जाएगा, विधानसभा में। जबकि कोई साधारण विधेयक है तो आप किसी भी सदन में लेके आ सकते हो। लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास रहती है, विधानसभा के पास रहती है। चर्चा कर ली थी हमने ना, अंतिम शक्ति किसके पास, विधानसभा के पास। इसी कारण कह रहे ना विधान परिषद एक तरह से मात्र फॉर्मेलिटी टाइप है, आप कह सकते हो, क्योंकि अंतिम शक्ति किसके पास है, विधानसभा। चाहे साधारण विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। अब आप कहोगे संयुक्त बैठक क्या होती है, अब वैसे अपने सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है जब वहाँ संसद में हमने देखा था कि क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में
विरोधाभास हो जाए। जैसे केंद्र सरकार ने कोई बिल पास कर दिया, राज्य सरकार पास नहीं कर रही है, तो कुछ मुद्दों पर क्या होता है, दोनों की साथ बैठक कराकर फिर वोटिंग करवा लेते हैं, उससे भी वो बिल पारित करवाया जा सकता है। आर्टिकल 108 में इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं है। बिल्कुल अपन सिंपल सी क्लियरिटी है कि यहाँ पर अंतिम शक्ति केवल विधानसभा के पास है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो संयुक्त बैठक या और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई साधारण विधेयक है तो ज़्यादा से ज़्यादा विधान परिषद कितने महीने तक रोक सकती है, 4 माह तक। और फिर सीधी सी बात है, रोकेगी क्यों, उसको खुद को ही पता है कि बस कुछ होना तो है नहीं। तो अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। दूसरी शक्तियाँ में वित्तीय शक्ति की बात करें तो विधानमंडल और व्यवहारिक रूप में विधानसभा को धन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। धन पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है धन पर, विधानमंडल का। या विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा का जो होता है धन पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे वहाँ पे देखो, याद करो संसद में किसको था, लोकसभा को क्या था, पूरा धन पर नियंत्रण था। और याद करो आर्टिकल 112 में हमने बजट के बारे में भी देखा था। तो उसी प्रकार राज्य में भी बजट को पारित किया जाता है। और फिर देखते हैं कि बजट पारित होने पर ही, जब बजट पारित हो जाता है तभी शासन द्वारा आय व्यय किया जाता है। बजट क्या होता है, चर्चा की थी हमने पहले भी। बजट एक्चुअल क्या होता है, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि बजट शब्द संविधान में लिखा हुआ है, बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण। होता क्या, देखो सरकार लाएगी, अपन कहते हैं धन विधेयक, वो लेके आती है कि जिसे हम अपन बाद में बजट कहेंगे, तो लेके आएगी, फिर कहेगी हम पूरी साल में इतना खर्चा करेंगे, पूरी साल में इतना टोटल, या इस मतलब इस चीज़ पर इतना खर्चा होगा, शिक्षा पर इतना होगा, चिकित्सा पर इतना, कृषि पर इतना, ये टोटल पूरे साल का जो आपको पहले ही ब्यौरा बताएंगे, भाई हमारा इतना खर्चा होगा। और फिर वो जो चीज़ होगी वही क्या कहलाएगी, आपके बजट कहलाएगी। उसी को अपन क्या कहते हैं, बजट। तो सरकार क्या करती है कि साल भर में कितना खर्चा होगा वो पहले ही बताती है। तो एक अनुमान होता है, बजट क्या होता है, एक अनुमान होता है, जिसे अपन कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त का मतलब होता है धन, है ना। तो बजट पारित होने पर ही, जब बजट पारित हो जाएगा तो ही जो शासन है उसका क्या कर सकता है, आय व्यय मतलब यूज कर सकता है। इसके अलावा एक विनियोग विधेयक, ये भी आपको समझना जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, जो सरकार की संचित निधि होती है, संचित निधि होती क्या है, जहाँ पे पैसा जमा होता है। मान के चलो जैसे एक कमरा है, वहाँ पे खूब सारे पैसे भरे हुए हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ से पैसा निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ेगा। जब सरकार ये विनियोग विधेयक पास करवा लेगी तब वो आराम से संचित निधि में से पैसा निकाल सकती है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसके अलावा वित्तीय शक्ति हम ज़्यादा कुछ नहीं है। वित्तीय शक्ति हमने क्या देखा, धन पर पूर्ण नियंत्रण। राज्य में बात करें तो, है ना, तो राज्य में धन पर पूर्ण नियंत्रण किनका होता है, विधानमंडल या विधान सभा का होता है। व्यवहारिक रूप में किसका होता है, विधानसभा का होता है। इसके अलावा जब बजट पेश किया जाता है, बजट जब पारित हो जाता है, तभी आय व्यय के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा विनियोग विधेयक के बारे में हमने देखा, संचित निधि में से अगर पैसा निकालना हो तो आपको विनियोग विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखते हैं प्रशासनिक शक्तियाँ सारी सेम है, वही चीज़ है। केंद्र सरकार में भी हमने यही प्रशासनिक शक्तियाँ पढ़ी थी। मंत्रिमंडल होता है या मंत्री परिषद होता है, तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो वो अपने पदों पर तभी तक बने रहते हैं जब तक उसे, वहाँ देखा था लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, वही यहाँ पे जब तक उसे विधानसभा में क्या प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो। वहाँ पर देखो, याद करो, लोकसभा के जो मेंबर्स होते थे वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे और वाद विवाद कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे, या फिर उनको मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा भी सकते थे। सारी चीज़ें अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको पिछले वीडियो सारे देखने पड़ेंगे, तब आपके सारी चीज़ें क्लियर होगी। स्टार्ट करना है तो केंद्र सरकार में आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें, तो केंद्र सरकार पहले अच्छे से पढ़े। राज्य सरकार मैं कहता हूँ कि अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अपन प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है, विधानमंडल व्यवहारिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। व्यवहारिक रूप मतलब वास्तविक रूप, याद करो वहाँ पे वास्तविक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी था, केंद्र सरकार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से क्या पूछे जाते हैं, उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे कोई शिक्षा मंत्री है तो उनसे प्रश्न कैसे पूछेंगे शिक्षा से संबंध में, जैसे भाई जो भी शिक्षा की नई नीति लाई जाती है, जैसे भाई रूल है 8वीं तक पास करना, 8वीं तक फेल नहीं करना, तो बाकी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, अगर जो बच्चा फेल हो रहा है उसी को अगर आगे बढ़ा रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा। तो मतलब जो भी आप उनसे संबंधित जो प्रश्न है, जैसे चिकित्सा विभाग है
हमने कई बार अभी बीच में देखा था कोटा में बच्चों की कई मतलब मृत्यु हो रही थी खूब सारे बच्चों की, तो वहाँ क्या हुआ था, तो जनता ने और वहाँ के खुद के जो सरकार थे, विधानसभा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी सरकार से, चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछे कि आप चिकित्सा मंत्री हो, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का। बस वही चीज़ है बहुत ही सिंपल सा है। तो होता क्या है, जो मंत्रिमंडल होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यवहारिक रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य जो मंत्रिमंडल होते हैं या जो विभागों के जो प्रमुख होते हैं, उनसे क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और इनके अलावा निंदा प्रस्ताव लाते हैं। निंदा, ये फॉर्मेलिटी है ना, निंदा प्रस्ताव कि हमें ये काम पसंद नहीं है, निंदा प्रस्ताव। इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव, हम देखते हैं ना कई बार संसद में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वैसे यहाँ पे होता है अपने विधानमंडल में, विधानसभा में। जो विपक्ष होगा वो कहेगा ये काम अच्छा नहीं, काम रोको प्रस्ताव लाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी होती है, ज़्यादा कुछ होता है नहीं। कुल मिला के सरकार के पास जब तक बहुमत रहता है तब तक पॉसिबिलिटी यही है कि सरकार अपना काम आराम से कर सकती है। लेकिन ज़रूरी क्या है, बहुमत होना। अभी जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, सरकार गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि सरकार के पास क्या नहीं था, बहुमत नहीं था। हुआ क्या था पता है ना सब, मैं हमेशा ही कहता हूँ, अगर SST आपको बढ़िया करनी तो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ हुआ क्या था, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री दूसरे पाले में चले गए, उनके जो प्रमुख, उनके जो सदस्य थे, मेंबर थे, तो वहाँ पर जो उनको बहुमत मिलना था वो उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी हो गई तो सीधी सी बात है, सामने वाले की सरकार बन गई, उनका बहुमत आ गया। पता है ना, आधे से एक ज़्यादा की सीटें फिक्स होती है। जैसे 100 अगर सीटें टोटल, तो अगर आपको कहीं जीतना तो कितने सीटें की जरूरत पड़ेगी, 51 की। इससे अगर कम आ गया तो आपकी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। वैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ है ना, प्रस्ताव लाया, ये प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है ना, बस सरकार के पास बहुमत होना चाहिए और आपको 2-3 लाइनें अच्छे से पढ़नी। इसके अलावा विधानसभा के जो मेंबर्स हो वो क्या लेके आ सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के लोग लेके आ सकते हैं ना, कि भाई सरकार के पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। अगर आपने देखा हो मध्य प्रदेश वाला पूरा ड्रामा जो चला था, अगर आपने अच्छे से देखा, अच्छे से उसको समझा है, तो आपने देखा होगा विपक्ष कह रहा था, मतलब बीजेपी सरकार कह रही थी आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आप बहुमत सिद्ध करो। लेकिन कमलनाथ सरकार क्या कह रही थी, अभी बहुमत हम सिद्ध नहीं करेंगे। तो ये क्या था, ये वही सिंपल सा था कि हम बहुमत क्यों सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास क्या नहीं है, बहुमत है ही नहीं। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को अपने पद से क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपने पदों को क्या करना पड़ता है, मतलब सरकार गिर जाती है, सिंपल सी बात। तो बहुत ही सिंपल पढ़े। विधायी शक्ति में सिंपल सा था, राज्य सूची, समवर्ग सूची पर कानून बना सकती है किसी भी सदन में साधारण विधेयक, लेकिन अंतिम शक्ति विधानसभा के पास रहती है। वित्तीय शक्तियाँ, धन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कंप्लीट हमने देख लिया, विनियोग विधेयक देख लिया हमने, प्रशासनिक शक्तियाँ कंप्लीट। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल किसके पास है, संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, बता चुका हूँ। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान में भारत का कहाँ से ली गई है, या आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मतलब भारत में ये जब संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी बता चुका हूँ, संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल कौन से में, 368 में है, अनुच्छेद 368 में। अब यह आपको समझना है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास है। संसद, याद करो, 3 तरीके बताए थे, एक अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग, है ना, खूब सारी धाराएं लिखी हुई है भाई, इन धाराओं के लिए, इन बातों के लिए इतना बहुमत चाहिए होगा। कुछ बातों के लिए साधारण बहुमत चाहिए, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और कुछ के लिए क्या होता है, विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति के द्वारा। मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, वहाँ एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, GST वाला। जिस चीज़ का राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो उस चीज़ में क्या होता है, संसद को तो पारित करना पड़ेगा, लेकिन राज्यों से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। बस राज्य क्या कर सकता है, राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वे केवल कुछ मामलों में अपनी क्या स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। कुछ मामलों में या तो हाँ या ना कह सकते हैं, इनके अलावा और उनके पास कोई पावर नहीं होती। कुछ धाराएं होती है, पता है ना, विशेष बहुमत, वो प्लस में आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की क्या चाहिए होती है, अनुमति, बता चुके हैं ना। आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति नहीं मिलेगी तो वो प्रस्ताव फिर पारित हुआ आगे नहीं होगा, संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसके पास, संसद के पास। ये क्या कर सकते हैं, केवल कुछ मामलों में जिनमें इनसे पूछा जाता है कि भाई आपको ये ठीक लगता है या नहीं, तो ये अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन में बहुत ही सिंपल सा, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के और जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं उनमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। सारा समझाया हुआ है, राष्ट्रपति ने बताया था
निर्वाचन जो भी है मंडल बताए थे, निर्वाचन मंडल कौन कौन भाग वोट देने जाता है। विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेते। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, सब बताया हुआ है। आगे देखते हैं राजस्थान में क्या स्थिति विधान परिषद की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का है ना। आपसे सीधा पूछेंगे कि राजस्थान में विधान परिषद की स्थिति का आकलन कीजिए या बताइए कि राजस्थान में क्या विधान परिषद की स्थिति। राजस्थान मैंने पहले बताया था विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, राजस्थान में केवल विधानसभा है, लेकिन राजस्थान में विधानसभा द्वारा विधान परिषद के निर्माण का जो प्रस्ताव था, विधेयक था, वो पारित कर दिया गया है और आपके केंद्र सरकार के पास भेजा गया है और उसको भी काफ़ी समय हो गया। जब केंद्र सरकार उसको क्या करेगी, पारित मतलब अनुमति दे देगी तो राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन हो जाएगा। देखो वर्तमान में राज्य में विधानमंडल का प्रथम सदन ही है जिसे विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन पश्चात विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब उसके बाद उसका गठन, सीटों की संख्या सब निश्चित जो भी टोटल सारा हो जाएगा, लेकिन पहले केंद्र सरकार या संसद की अनुमति मिलनी आवश्यक है। आगे देखते हैं अपन व्यवस्थापिका कंप्लीट। इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन स्टार्टिंग पढ़ा, विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन, 2 यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। विधान परिषद की शक्तियां और आपके विधानसभा या विधानमंडल की शक्तियां, टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट। बड़े बड़े छोटों की बात करें, छोटा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। राज्य की हम चलते हैं कार्यपालिका। जैसे वहाँ राष्ट्रपति में संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित थी, वैसे यहाँ किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। जैसा वहाँ कौन है राष्ट्रपति के अंदर में, वैसा यहाँ कौन होगा, राज्यपाल। और जैसा वहाँ प्रधानमंत्री था वैसा यहाँ पे कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। जैसे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद वैसे इस मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। क्लियर हो रहा होगा ना, सारी चीज़ें मिलती जुलती है। बस हाँ एक ही चीज़ है कि केंद्र के पास पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखोगे कौन कौन आते हैं राज्य की कार्यपालिका में, राज्यपाल है या आपके मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, महाधिवक्ता है। आप कहोगे सर महाधिवक्ता क्या होता है। याद करो मैंने उस समय जब केंद्र की कार्यपालिका कराई थी उस समय मैंने आपको किसके बारे में बताया था, महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने बताया था। आर्टिकल 76 क्या बताया था, वो केंद्र में या केंद्र सरकार की सहायता देने के लिए सबसे बड़ा कानूनी जानकार होता है। केंद्र का सबसे बड़ा कानूनी जानकार कौन होता है, महान्यायवादी। जबकि राज्य का कौन होता है, महाधिवक्ता। बात एक ही है ना। राज्य में जो सरकार को सलाह चाहिए कानूनी तो कौन देगा, सरकार की पैरवी कौन करेगा राज्य में, महाधिवक्ता। तो हम राज्य में भी संसदीय व्यवस्था है जैसे केंद्र में संसदात्मक व्यवस्था कैसे थी। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, जैसे हम क्या कहते हैं वैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख। दूसरा होता है क्या, वास्तविक प्रमुख। तो राज्य में भी वही स्थिति, जो आपके राज्यपाल होगा, जहाँ राष्ट्रपति की स्थिति वहाँ थी। याद करो राष्ट्रपति क्या था, संवैधानिक प्रमुख था, वैधानिक प्रमुख था। वैसे राज्यपाल भी यहाँ क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, वैधानिक प्रमुख होगा। जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथों में होगी, वहाँ पे याद करो किसके पास थी। आप कहोगे सर वहाँ बार बार क्या कर रहे हो, मैं पहले कह रहा हूँ वो चैप्टर अच्छे से आपके क्लियर हो जाना चाहिए, पहले आपको वही पढ़ना है। तो वहाँ पे थी अपने प्रधानमंत्री के पास, और यहाँ किसके पास होगी, ऑब्वियसली मुख्यमंत्री के पास होगी, सीएम। अब स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में। सारी चीज़ें मैंने बता दी। राज्यपाल भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल हो। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल। आर्टिकल कौन सा, 153। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा भाई, राज्यपाल होगा। लेकिन फिर क्या हुआ इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, 7th अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें कहा गया कि एक ही मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है। पहले तो क्या रूल था, प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल होना जरूरी है। फिर क्या रूल कर दिया कि भाई सीधी सी बात है, प्रत्येक राज्य में पॉसिबिलिटी उन्होंने लगा भाई प्रत्येक राज्य में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सीट खाली हो जाती है, तो उस समय क्या करेंगे आप, संविधान में संशोधन कर दिया उन्होंने, 1956 में ही कर दिया। 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में हुआ था, उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, ये निश्चित कर दिया गया। इसके अलावा ये आपके क्लियर हो गया होगा। हाँ शपथ जो भी है, शपथ भी 2 बार लेते,
दूसरे राज्य का जब देखो, राज्यपाल शपथ लेता है नागरिकों के कल्याण की। किसकी शपथ लेता है? नागरिकों के कल्याण की। जैसे राजस्थान का जो राज्यपाल है वो क्या शपथ लेगा कि मैं राजस्थान के नागरिकों का क्या करूँगा? कल्याण करूँगा। तो सपोज मानो राजस्थान का बना हुआ है, फिर उसको अगर मध्य प्रदेश की सीट खाली हो गई, कुछ मध्य प्रदेश में हो गया, तो वहाँ पे उसको अगर राज्यपाल हमें नियुक्त करना है तो फिर उसको शपथ वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर शपथ नहीं लेगा एक और तो फिर मध्य प्रदेश के नागरिकों का कल्याण कैसे होगा? राजस्थान के नागरिकों का कल्याण की तो उसने शपथ ले ली, फिर मध्य प्रदेश के नागरिकों का कल्याण कैसे होगा? तो जो राज्यपाल जिस स्टेट में जाएगा या जिस दो या दो से अधिक राज्यों का वो बनता है राज्यपाल, तो उसे शपथ वापस लेनी पड़ती है। चलो आगे देखते हैं अपन, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन, बेसिक जितना है उतना ही पढ़ते हैं। आर्टिकल 153 पढ़ा। आर्टिकल 1 है 154, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। याद करो, केंद्र की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ किन में निहित थी? राष्ट्रपति में थी। आर्टिकल कौन सा था? याद करो, 53। वैसे यहाँ 154 क्या कहता है? राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है? सारी की सारी राज्यपाल में। अब राज्यपाल की नियुक्ति याद करो, आर्टिकल 155 में है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बताया था जिस समय मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, और याद करना किन की सलाह से? वही केंद्रीय मंत्री या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह से। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन इनका जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। आप कहोगे सर ये प्रसाद पर्यंत क्या है भाई? बहुत ही सिंपल है। प्रसाद पर्यंत मतलब सिंपल सी बात, लैंग्वेज में को तो इच्छा तक। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति को लग रहा है मामला गड़बड़ है, बैठेगा नहीं, तो हाथों हाथ ट्रांसफर कर सकता है। हाथों हाथ क्या कर सकता है? उसका दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये पावर्स किस में होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ ना, व्यवहारिक रूप या वास्तविक रूप में तो केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। 5 वर्ष के पूर्व भी हटा सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, ना अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हैं, केंद्र सरकार की मर्जी से। उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। होता क्या है, राज्यपाल का टाइम पूरा होने वाला है, मतलब पद पूरा जो कार्यकाल है पूरा होने वाला है, कोई नया बनाना है, तो जब तक उत्तराधिकारी मतलब नया कोई नियुक्त नहीं होने वाला है तब तक क्या करते हैं? वो खुद पद संभाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल स्वयं भी त्याग पत्र दे सकते हैं, स्वयं में तो कभी दिक्कत ही नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, उनकी मर्जी। नियुक्ति के संबंध में परंपराएं, 2 नंबर का यहाँ से आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। नियुक्ति के संबंध में कौन कौन सी परंपराएं हैं? सबसे पहली परंपरा क्या है? जिस राज्य में आप राज्यपाल को लगा रहे हो, मतलब बना रहे हो, नियुक्ति दे रहे हो, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो परंपरा क्या होती है? परंपरा ऐसी बातें हैं जो अपन अभी तक बस लेके चल रहे अपने साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में नहीं लिखी हुई है। जैसे अपन कई बार देखते हैं गाँव में जाते हैं तो अपन देखते हैं गाँव वाले कुछ भी कहते हैं, भाई जैसे लड़कियों को खुले बाल नहीं घूमना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी समय से चली आ रही है क्या? ये परंपराएं हैं। हम कहते हैं हम रीति रिवाज है, परंपरा है, बस ये एक तरह के रीति रिवाज है। लेकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई खुले बाल करके नहीं घूम सकते? नहीं लिखा हुआ है, बस वही चीज़ है। तो परंपरा क्या है? पहली परंपरा है कि जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल बना रहे हो जिस राज्य में, वो उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई, हम जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के राज्यपाल तो नहीं बन सकते, परंपरा है। लेकिन अगर फिर भी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति चाहे हमें बना दे तो कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ होगा? बस परंपरा है, हम सभी निभा रहे हैं। दूसरी क्या देखो, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, जब राज्यपाल को नियुक्ति देने वाले होते हैं उससे पूर्व क्या होता है? जो केंद्र सरकार होती है, जिस राज्य में वो राज्यपाल को नियुक्त करने जा रही है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करती है। परामर्श का मतलब क्या करती है? पूछती है, भैया हम इसको आपके राज्य का राज्यपाल बना रहे हैं, आप, और उनकी सहमति प्रदान करती है। बाकी फॉर्मेलिटी है ना। बस आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, 2 नंबर का अच्छे से यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब लास्ट पॉइंट अपना, राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण योग्यता है? तो योग्यताएं सारी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? 35+ होनी चाहिए, या 35 वर्ष या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। भाई सदस्य होगा तो कैसे बनेगा? 2 पद तो एक साथ संभाल नहीं सकता इनको। अगर वो
राज्यपाल बनते समय मतलब किसी का सदस्य है संसद तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा उस पद से, फिर वो क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आज अपने पार्ट 3 में अच्छे से विधानमंडल की सारी शक्तियों को देखा। इसके अलावा हमने राज्य की कार्यपालिका को स्टार्ट किया। कार्यपालिका हमने बेसिक राज्यपाल को थोड़ा बहुत समझा, नियुक्ति की परंपराएं देखी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पद की जो योग्यता है वो हमने देखी। उसके बाद अपन आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।